बताइए मुझे क्या हुआ। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने जैसे सिस ट्रांस पढ़ा था, तो सिस ट्रांस में हमने क्या देखा था कि पाई बॉन्ड होना चाहिए, और क्या देखा था हमने, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहता है तो उसके अकॉर्डिंग। फिर हमने पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो में एक ऑप्टिकल भी पढ़ा। तो ऑप्टिकल बेसिकली बेस्ड किस पे है, कायरलिटी पे बेस्ड है। कायरलिटी अगर मॉलिक्यूल में दिखती है तो ऑप्टिकल की पॉसिबिलिटी होती है, और ऑप्टिकल का मतलब ही है कि पीपीएल जो लाइट है प्लेन पोलराइज्ड, उसको वो लेफ्ट या राइट में कैसे मूव कराता है, किस एंगल पे कराता है, कैसे कराता है, उसके ऊपर डिपेंड करता था। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं कन्फॉर्मेशनल, इनको हम ट्रू आइसोमर्स की कैटेगरी में तो नहीं लेते हैं। ये आप एक तरीके से समझ सकते हो कि एक ही कंपाउंड है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स बन रहे हो, और वो फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हो, और ये जो इंटर कन्वर्जन होता हो ये रूम टेम्परेचर पे ही होता हो। जैसे हमने एक आपको बताया था टॉटोमेरिज्म, तो उसमें बताया था ना कीटो इनॉल कि रूम टेम्परेचर पे ही एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। हो सकता है आप किसी कंपाउंड का आपने 10 ग्राम लिया, ठीक है, आपने 10 ग्राम लिया, उसमें अब आप देख रहे हो कि कीटो फॉर्म 70% दिख रहा है और 30% जो है वो क्या है, मतलब 7 ग्राम आपको उसका कीटो दिख रहा है, उसमें कीटोन ग्रुप, और 3 ग्राम आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनॉल दिख रहा है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि आप देखो कि इनॉल बढ़ जाए और कीटो कम हो जाए। तो कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ कम हो रही है, इसका मतलब एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी तरीके से कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, और ये किसकी बेसिस पे इसमें चेंजेस आते हैं। अगर हम बात करें तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो देखा जाता है वो देखा जाता है आपका सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। किसके अराउंड देखते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। यहां पे होता है फ्री रोटेशन, इसके थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जब फ्री रोटेशन होगा तो क्या बनेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट होंगे, और इन डिफरेंट फॉर्म्स को हम बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। क्या बोलते हैं, या रोटोमर्स। रोटेशन से बनते हैं ना, तो रोटोमर्स भी बोलते हैं, या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, कैसे कैसे देखा जाएगा वो बात करते हैं। देख, इसमें दो अपने सिलेबस में, एल्केन का बेसिकली सिलेबस में मीथेन शो नहीं करता, मीथेन इसको शो नहीं करेगा। सिलेबस में कौन कौन से हैं, एक हमको मेजर वे में इथेन का पढ़ना है, और एक हमको पढ़ना है ब्यूटेन का। पहले साइक्लोहेक्सेन भी था इसमें, उसमें बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, जो पुराने पीवाईक्यू पुराने होंगे उसमें हो सकता है क्वेश्चन ऐसे हो। अभी नहीं है साइक्लोहेक्सेन, अपने सिलेबस में नहीं है। ब्यूटेन का पढ़ना है और इथेन का पढ़ना है कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो इसमें होता क्या है, देखो, जैसे इथेन की बात करो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये स्ट्रक्चर है। इसमें दो तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। दो साइंटिस्ट थे, दो ग्रुप्स थे साइंटिस्ट के। एक को हम बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन, जैसे अभी हमने वो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। उसी तरीके से इथेन के फॉर्मूला को शो करने के लिए एक तरीका होता है सॉहर्स प्रोजेक्शंस, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं न्यूमैन। सुना है आपने? यस मैम। तो सॉहर्स में क्या होता है, सॉहर्स में अगर इथेन को दिखाना है तो क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है। न्यूमैन सॉहर्स के अकॉर्डिंग अगर दिखाना है
इथेन को तो कैसे दिखाया जाता है, देखो दोनों कार्बन को अलग अलग दिखाया जाएगा। ये कार्बन, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन, ठीक। दूसरा ये कार्बन, इसके ऊपर 3 बॉन्ड, CH बॉन्ड। ये फर्स्ट कार्बन है। अगर इधर से आपका, इधर से आप देख रहे हो, ऑब्जर्वर देख रहा है, ये इसकी क्या है, ऑब्जर्वर यहाँ से अगर देख रहा है सामने से, तो ये पहला कार्बन हो गया, इसको आप C1 बोल सकते हो। और ये कौन सा कार्बन हो गया, C2। तो इस तरीके से अगर आप शो करते हो तो कौन सा प्रोजेक्शन होता है, सॉहर्स, ठीक। अगर इसी को इथेन मॉलिक्यूल को आपको दिखाना है न्यूमैन के अकॉर्डिंग, तो न्यूमैन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, न्यूमैन के अकॉर्डिंग जो पहला कार्बन होता है उसको पॉइंट से डिनोट करते हैं, और जो उसके बाद वाला कार्बन होता है उसको स्फीयर से या सर्कल से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट कार्बन को किससे डिनोट करोगे, पॉइंट से डिनोट कर दो। और जो आपका उसके बाद वाला कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन भी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं फ्रंट कार्बन। क्या बोलते हैं, फ्रंट कार्बन। इसको किससे डिनोट करोगे, पॉइंट से। और आपका जो बैक वाला कार्बन होगा, सेकंड कार्बन होगा, उसको हम डिनोट करते हैं स्फीयर से या सर्कल से। तो इसको अगर इथेन को शो करना है तो इथेन को न्यूमैन में कैसे शो करेंगे, पहले को कैसे दिखाना है, पॉइंट से। तो पॉइंट बना दो, उसके ऊपर 3 बॉन्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड वाले को सर्कल से। अब सर्कल के ऊपर क्या हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। एक इसके पीछे आ जाएगा, एक इसके पीछे आ जाएगा, और एक आपका इसके पीछे आ जाएगा। देख पा रहे हो, एक पहले वाले कार्बन को ये पॉइंट माना है हमने, फर्स्ट जो कार्बन है ये पॉइंट है। 3 बॉन्ड हो गए इसके CH वाले, ये दूसरा, ये तीसरा, ये। और सेकंड वाला जो कार्बन है उसको हमने क्या मान दिया, सर्कल मान लिया। और उसके 3 बॉन्ड जो CH बॉन्ड होंगे वो ऐसे दिखा दिया भाई, ये 3 बॉन्ड ऐसे ही तो हैं। CH3 का स्ट्रक्चर ऐसा ही तो होगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोजेक्शन अगर आप दिखाते हो कि पहले कार्बन और दूसरे कार्बन को अलग अलग आपने दिखाया, तो कौन सा होता है, सॉहर्स का बोलते हैं। और ऐसे वाले को क्या बोलते हैं हम, न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कन्फॉर्मर्स की, कि कन्फॉर्मर्स कैसे बनेंगे। ये तो मॉलिक्यूल को दिखाने के 2 तरीके हैं। इथेन, न्यूमैन वाला देखो, न्यूमैन में क्या करना है, फर्स्ट कार्बन को आपने, न्यूमैन में फर्स्ट कार्बन को आपने पॉइंट से डिनोट करना है, और उसके ऊपर जो भी बॉन्ड है उनको दिखाना है, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था इसलिए हमने वहाँ पे कोई एटम शो नहीं किया, हाइड्रोजन लिखा नहीं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन हमने मेंशन नहीं किया, ठीक। और इसके जस्ट पीछे वाले कार्बन को हमने किससे डिनोट किया, स्फीयर से, सर्कल बना दिया। अब उसके ऊपर भी 3 बॉन्ड है ना भाई, पहले कार्बन पे भी 3 बॉन्ड है और दूसरे कार्बन पे भी 3 बॉन्ड है, तो दूसरे वाले को ऐसे डिनोट कर दिया। है तो 3D को 2D में दिखाया गया, बोर्ड पे कैसे दिखाओगे, यहाँ ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और इसमें ऑब्जर्वर बोर्ड पे नहीं है, इसमें ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है। 3D को क्या करा हमने, 2D में दिखाया। अब देखो कन्फर्मर्स बनेंगे कैसे, क्या क्या होती हैं चीजें। इथेन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये है। दूसरा
अगर ऑब्जर्वर यहां से देखता है, देख रहा है यहां से, है ना, सामने से फ्रंट से देख रहा है, तो फ्रंट से अगर देखेगा तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहला कार्बन पहले के जस्ट पीछे कार्बन है, दूसरा वाला पहले के जस्ट पीछे है दूसरा वाला। तो जैसे एक पर्सन ये खड़ा है और एक इसके जस्ट पीछे खड़ा हो जाए तो क्या हमें सामने से दिखेगा? क्या पहला वाला तो दिखेगा, दूसरा वाला पीछे वाला दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। अगर एग्जैक्ट उसी एंगल पे वो खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा हो जाए तो दिखेगा भाई एक ही है, एक ही है, ऐसे खड़ा कर दिया तो नहीं दिखेगा सामने से, पीछे वाला छिप जाएगा। और अगर हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, किसी एंगल पे खड़ा कर दिया, किसी को टिल्ट होके कोई खड़ा हो गया तो दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म बना हुआ है, जो कन्फर्मेशन बना हुआ है इथेन का, इसमें पहले कार्बन से जब आप ऑब्जर्व करते हो तो पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा है, ओवरलैप दिख रहा है, मतलब पीछे वाला दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को, ऐसे कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सा बोलते हैं? कौन सा फॉर्म हो गया? इक्लिप्स्ड। ठीक। अब ये जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है इथेन का, इसमें अगर हम एक को कांस्टेंट रखते हुए, पहले को कांस्टेंट कर दो या दूसरे को कर दो, एक के सारे बॉन्ड को कांस्टेंट कर दो और पीछे वाले को रोटेट करो। कैसे कर सकते हो? इस तरीके से कुछ मान लो, सपोज ये एक कार्बन है, इसके ये 2 बॉन्ड है, हमारा केस जो है उसमें 3 बॉन्ड है, 3 में दिखा नहीं पाऊंगी, है ना, ये 2 बॉन्ड है, ठीक। और ये पीछे वाला दूसरा कार्बन है, इसके भी 2 बॉन्ड है। अब हम क्या करें, एक को कांस्टेंट कर दें, इसको कांस्टेंट कर दिया, पहले वाले को इसको कांस्टेंट कर दिया, और ये जो पीछे वाला है इसको हम रोटेट करें। अभी क्या था कि ओवरलैप कर रहे थे, दिख नहीं रहे थे आगे से। अगर इसको रोटेट करो किसी भी एंगल से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 60, 120, 180, किसी भी एंगल से रोटेट करो तो आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा, दिखेगा। तो किसी भी एंगल से अगर आप इसको रोटेट कर देते हो, एक कार्बन पे आपने रोटेशन लिया है, तो जो आपको फॉर्म मिलेगा, जो कन्फर्मर मिलेगा, वो क्या होगा? उसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या नाम देते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। ये कन्फर्मर्स के नाम हैं। पहला क्या था? इक्लिप्स्ड, जब बिल्कुल ओवरलैप कर ले। अगर किसी एंगल से आप टिल्ट कर देते हो, किसी एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को रोटेट कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। ठीक। अब कैसे हो सकता था ये? जैसे मान लो ये था, ये मॉलिक्यूल था, ये क्या था आपका? इक्लिप्स्ड, है ना। इसको रोटेट कर दें, एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को रोटेट कर दें, कितना? 60 डिग्री से मान लो रोटेट कर दो। इसको कांस्टेंट कर दो, इसको रोटेट करो, कितना? 60 डिग्री। अगर 60 रोटेट करोगे आप, तो आप क्या समझते हो? ये जो है ये कैसे जाएगा? ऐसे अप्रॉक्स ले लेते हैं, ये ऐसे जाएगा अगर ये 60 है, ये कैसे जाएगा? ऐसे, और ये कैसे जाएगा? कुछ चेंज आएगा? अगर 60 पे रोटेट करते हो तो आप रोटेशन कैसा देख पाते हो? कुछ ऐसा हो सकता है क्या? ये ऐसे हो गया, और ये कुछ ऐसे, और ये वाला कुछ ऐसे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सेकंड वाला कार्बन, फर्स्ट तो वैसे का वैसा ही है, फर्स्ट को बना दे पहले। ये बात सबको क्लियर हो रही है? फर्स्ट वाला वैसे का वैसा ही है जैसा था, फर्स्ट वैसे का वैसा ही है। सेकंड वाले को क्या किया? इसको क्या किया? कांस्टेंट रखा, और सेकंड वाले को क्या कर दिया? सेकंड को क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं।
सेकेंड को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करने में अब क्या होगा, अब ये आगे वाला मान लो ऐसे है, फ्रंट वाला ऐसे है, और जो सेकेंड वाला है वो ऐसे हो गया। तो अब आप सामने से देखोगे तो इसके बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, अगर ऐसे हो जाए बॉन्ड दिखेंगे कुछ किसी भी एंगल पे अदर, तो बॉन्ड दिखाई देंगे। तो ऐसे फॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म। पहला कौन सा था, इक्लिप्स, जिसमें पूरे ओवरलैप करेंगे। दूसरा कौन सा बना, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड फॉर्म बन गया। ठीक, अब बात करते हैं, कुछ और नाम आते हैं इसमें। 60 से अभी रोटेट किया था, अब और 60 से रोटेट कर दो, मतलब टोटल में 120 ले लो, फिर उसके बाद और 60 से रोटेट करो 180 ले लो। तो क्या क्या चीजें होंगी अगर और 60 से तुम रोटेट करोगे, तो क्या सोचते हो, ये लगभग 120 का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, लगभग यहाँ पे आ जाएगा, एक आपका यहाँ पे आ जाएगा, और एक कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो फिर से आपका क्या होगा, इक्लिप्स बन सकता है। इक्लिप्स से इक्लिप्स तक चलते हैं। बीच में कौन से आते हैं, सारे स्टैगर्ड आते हैं। अब देखो, जो ये एंगल है जिससे हम रोटेट कर रहे हैं, इस एंगल को हम नाम देते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल। इस डाईहेड्रल एंगल से हमने क्या किया था, रोटेट किया था। अगर हम प्रीवियस पोजीशन बनाएं तो प्रीवियस पोजीशन इसकी क्या थी, ये थी। इसको डॉट डॉट से बना दूं यहाँ पे। प्रीवियस जो पोजीशन थी वो क्या थी, यही तो थी। पहले ये वाला कार्बन ऐसे ही था ना। अब हमने क्या कर दिया, इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। सबको क्या किया, 60 से रोटेट कर लिया। तो 60 से रोटेट करने के बाद हमें नया ये वाला स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। डाईहेड्रल एंगल क्या है, जो आप इस बॉन्ड और इस बॉन्ड से जितना आप रोटेट कर रहे हो उसको क्या कह रहे हो, डाईहेड्रल एंगल। अब स्टैगर्ड में जो 60 डिग्री पे आपको मिलता है कन्फर्मर, जो 60 डिग्री रोटेशन पे आपको कन्फर्मर मिलता है, उसको एक और स्पेशल नेम देते हैं, गॉच फॉर्म बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, गॉच फॉर्म। 60 डिग्री पे जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, गॉच फॉर्म। है ये भी स्टैगर्ड, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम क्या दे दिया गया है, गॉच फॉर्म। उसके बाद 0 से 60 के बीच में, या 60 से 120 के बीच में भी, या 120 से 180 के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट कन्फर्मर्स आपको मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स मिल सकते हैं। कि पूछा जाए कि किसी कंपाउंड के कितने कन्फर्मर्स पॉसिबल है, तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। हम क्यों 60 पे घुमाएं, हम कम पे घुमाएं। हम इसको 60 पे घुमा रहे थे ना, हम इसको आधे डिग्री पे घुमाएं, एक कन्फर्मर, आधे पे और घुमाएं, एक कन्फर्मर, 2 डिग्री पे घुमाएं, 3 पे, 4 पे, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं घुमाने के लिए। तो जितने एंगल आपके पॉसिबल है उतने एंगल्स पे आप उसको रोटेट कर सकते हो, और जब रोटेट करोगे तो एक नया कन्फर्मर मिलेगा। ठीक है, तो किसी कंपाउंड के कितने कन्फर्मर्स मिल सकते हैं हमको, इनफाइनाइट। और ये कन्वर्जन अपने आप होता है, रूम टेम्परेचर पे होता रहता है। मतलब एटमॉस्फेयर से हीट इतनी मिलती है कि रूम टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन अपने आप होता रहता है। अब देखो, अब जैसे मान लो आप बात करते हो जो इनफाइनाइट की 0 से 60 के बीच में आपने ढेर सारे कन्फर्मर्स देखे। ठीक है, तो 0 से 60 के बीच का जितना कलेक्शन है, उनके बीच में जितने भी मिलेंगे, इन बिटवीन जितने भी मिलते हैं उनको एक
नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं स्क्यू। क्या नाम देते हैं? 60 डिग्री रोटेशन पे कौन सा मिला था? गॉच फॉर्म। जो इक्लिप्स है, इक्लिप्स से एंगल थोड़ा भी चेंज करोगे तो क्या मिलेंगे सारे के सारे, उसको क्या बोलोगे? स्टैग। इक्लिप्स का मतलब है कि ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप के अलावा जो भी कंडीशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैगर्ड कंडीशन बोलते हैं। उसमें भी 0 से 60 के बीच में जितने भी मिलेंगे कंफर्मेशन, उनको क्या बोलेंगे? स्क्यू कन्फर्मर्स। ठीक है, अब देखो, अगर इसी को न्यूमैन के अकॉर्डिंग दिखाओ तो न्यूमैन के अकॉर्डिंग कैसे दिखा सकते हो? इक्लिप्स जो था ना, पहले वाले को हमने ऐसे दिखाया था, ठीक है? तो पहले क्या था? पहले जस्ट पीछे वाले को यहाँ बगल में दिखाते हैं। जस्ट पीछे दिखाओगे तो दिखेगा नहीं इसमें, तो भाई उसमें सौहार्स में तो एक जगह एक कार्बन, दूसरी जगह दूसरा कार्बन तो दिखता है। इसमें अगर आप उसी के पीछे लाइन चला दोगे तो दिखेगी नहीं, तो जस्ट बगल में दिखाते हैं लाइन। ये क्या शो कर रहा है? ये पहला कार्बन है, यहाँ पे H लगा हुआ है, ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पे है, ये तीसरा कार्बन है, यहाँ पे H लगा हुआ है। ये इक्लिप्स्ड दिखा रहे हैं हम अभी। पीछे वाले कार्बन को भी डॉट डॉट से दिखाया जाता है, ये डॉट डॉट से दिखाते हैं, मतलब जस्ट पीछे। ये आपका CH बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? CH बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? CH बॉन्ड है। इसमें दिख रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली ये जस्ट पीछे है। ये इसमें दिखाने के लिए, हाँ, दिखाने के लिए ये बनाया गया। अगर हम क्या करें, एक ही पे दूसरी लाइन बना दे तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। सौहार्स वाले में तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम पीछे दिखा सकते थे, क्योंकि उसमें कार्बन क्या है, एक ही जगह पे नहीं दिखाया जाता, तो उसमें तो हम दिखा सकते थे। इसको डॉट डॉट से दिखाते हैं, जो जस्ट पीछे दिखाना है ना आपने, उसको डॉट डॉट से। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमने पीछे वाले को 60 डिग्री रोटेट करना है, तो रोटेट कर देते हैं। रोटेट करना है 60, तो पहले वाला तो ऐसे का ऐसे ही है, दूसरे वाले पे क्या होगा? 60 रोटेट हो गया, तो दूसरा वाला कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे हो जाए। ये सब क्या दिखा रहा है? CH CH CH, फिर ये दूसरा कार्बन CH CH CH। तो कार्बन से ही तो निकलना है, CH CH CH, ऐसे एक ही कार्बन को 3 बार बोल दिया मैंने। ठीक है, स्टैगर्ड है, लेकिन 60 के रोटेशन पे बना है, तो क्या बोल सकते हैं इसको? ठीक, अब देखो, एक इसमें वर्ड यूज किया जाता है टॉर्जनल स्ट्रेन। क्या यूज करते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेन। क्या मतलब है? अगर हम बात करें इक्लिप्स की, तो इक्लिप्स में जस्ट पीछे है, ठीक है? जस्ट पीछे होने का मतलब पास पास में। और अगर स्टैगर्ड बन गया तो ऐसे बन गया, भाई जस्ट पीछे तो एक ये, ठीक? तो इस पे जो ग्रुप लगे हैं और इस पे जो ग्रुप लगे हैं वो पास पास होंगे, ठीक? और अगर आपने थोड़ा ऐसे कर दिया तो क्या हो गया? उनमें गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी स्टैगर्ड जो है उनमें गैप ज़्यादा होगा, और इक्लिप्स्ड में क्या होगा? जो ग्रुप अटैच है, H जो अटैच है, उनमें गैप ज़्यादा नहीं होगा। तो सेम से ग्रुप जब पास पास होते हैं तो क्या होता है? उनमें रिपल्शन होता है। उनमें क्या होता है? रिपल्शन। तो जब भी रिपल्शन होगा तो क्या होगा? स्ट्रेन आ जाता है, मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन आ जाता है, बोलते हैं खिंचाव आ गया। ठीक है, तो टॉर्जनल स्ट्रेन की अगर बात करो तो यहाँ पे क्या होगा? जब बीच में आ गए, जब स्टैगर्ड हो गए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो थोड़ा दूर बन गया, दूर हो गए, तो रिपल्शन में दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एक H और दूसरे H के बीच में डिस्टेंस कम होगा, तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस मॉलिक्यूल में टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होगा, ज्यादा। किसकी बात कर रहे हैं हम, टॉर्जनल स्ट्रेन की। ठीक है, किस में ज्यादा प्रेजेंट होगा, इक्लिप्स्ड में, और उसके कंपैरिजन में स्टैगर्ड में टॉर्जनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो वो है आपके, वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए। तो अगर हम बात करें कि इक्लिप्स्ड फॉर्म और आपका कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म, तो टॉर्जनल स्ट्रेन किस में ज्यादा है, किस में हाई होगा, इक्लिप्स्ड वाले में। क्यों, क्योंकि ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, एक और स्ट्रेन की बात की जाती है मॉलिक्यूल के अंदर, एक तो टॉर्जनल स्ट्रेन है और एक दूसरा होता है, उसको हम वॉन डेर वाल स्ट्रेन या स्टीयरिक स्ट्रेन भी कह सकते हैं। ये जो टॉर्जनल स्ट्रेन है, ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनके बीच में होते हैं, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो ये CH है, ठीक है, और इसके पीछे जस्ट पीछे ये CH था। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है और इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो स्ट्रेन होगा उसको क्या बोलोगे आप, टॉर्जनल स्ट्रेन। इनके बीच में जो रिपल्शन की वजह से स्ट्रेन आएगा मॉलिक्यूल में, उसको क्या बोलोगे, टॉर्जनल स्ट्रेन। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ग्रुप तो हाइड्रोजन छोटा छोटा है तो इतना रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा जब सेम ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, या मान लो यहाँ मिथाइल आ जाए, तो मिथाइल एक बड़ा ग्रुप है, मिथाइल और हाइड्रोजन आ गए किसी मॉलिक्यूल में, तो मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन लगने लगेगा। तो जो एटम्स के बीच में होता है, जो पास पास एटम्स होते हैं, जैसे इक्लिप्स्ड में बिल्कुल पास पास हैं, तो इक्लिप्स्ड में ये स्ट्रेन ज़्यादा लगेगा, H भी लगाएंगे, और जो बॉन्ड वाला पेयर है वो भी एक दूसरे के साथ, मतलब उसकी वजह से भी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आएगा। तो ये वाले के कारण, जो बॉन्ड पेयर के कारण आता है, उसको टॉर्जनल बोलते हैं, और जो ये साइड एटम्स की वजह से आता है उसको क्या बोलते हैं, स्टीयरिक या वॉन डेर वाल स्ट्रेन। तो ये किसकी वजह से आया है, साइड एटम्स की वजह से। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, इक्लिप्स्ड वाले में स्ट्रेन ज्यादा है मॉलिक्यूल में, पास पास है बिल्कुल, और स्टैगर्ड में थोड़ी सी डिस्टेंस बन गई, स्ट्रेन कम है। तो जिसमें स्ट्रेन कम होगा, जिसमें खिंचाव कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जिसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा है, उस कन्फर्मर की स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन होगी। तो अगर हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी के फॉर्म में कौन ज़्यादा होगा, स्ट्रेन में कौन ज़्यादा था, इक्लिप्स्ड वाला ज़्यादा था, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, स्टैगर्ड। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि दूसरे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी, इक्लिप्स से ज़्यादा होगी। इक्लिप्स में ग्रुप पास पास हो गए ना बिल्कुल, तो रिपेल करेंगे ज़्यादा। ठीक, तो कितने टर्म हमने पढ़े, एक तो पढ़ा हमने कन्फर्मर्स होते क्या है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन किया जाता है, ज़्यादातर एल्केन में देखा जाएगा, मीथेन में ये नहीं देखा जाता है।
CH4 की अगर बात कर लें तो CH4 में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसे देखोगे, एक ही कार्बन है ना, प्रेजेंट नहीं होता है ना, एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन है, किसको रोटेट करोगे? इथेन में क्या हो गया, दो हो गए तो एक को रोटेट कर दिया, एक को फिक्स कर लिया। दूसरी बात हमने पढ़ी डायहेड्रल एंगल, जिस एंगल से भी आप रोटेट कर रहे हो बॉन्ड्स को, उनको उनके बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल। टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन जो बॉन्ड पेयर है बीच का, जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में लगता है। और स्टीयरिक स्ट्रेन जो लगेगा वो किसकी वजह से लगता है, जो ग्रुप्स अटैच हैं, साइड एटम्स जो अटैच हैं उनकी वजह से। इक्लिप्स्ड में जस्ट ओवरलैप करेंगे तो बोलेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। और स्टैगर्ड में क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, किसी एंगल से वो सेट होंगे, कोई एंगल होगा उससे वो क्या होंगे, सेट होंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ग्रुप दूर दूर हो जाते हैं तो स्ट्रेन कम हो जाता है मॉलिक्यूल में, और इक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि ग्रुप पास पास होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स या स्ट्रेन ज़्यादा। क्लियर है बात? किसी कंपाउंड के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कब होते हैं ये, कब बनते हैं, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, कन्वर्जन पॉसिबल, मतलब बाहर से इनको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। जैसे इथेन के केस में अगर हम लोग इसके एनर्जी का ग्राफ देखें तो इथेन के केस में ऐसा देखा गया है कि 12 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब एक इथेन के अगर आपको कन्वर्ट करना है स्टैगर्ड से किसमें, सॉरी इक्लिप्स से स्टैगर्ड में कन्वर्ट करना है, या स्टैगर्ड से इक्लिप्स में, एक में एनर्जी दी जाएगी, एक में एनर्जी बाहर निकल जाएगी, तो 12 किलो कैलोरी पर मोल लगता है, मतलब एक मोल को कन्वर्ट करना है तो केवल इतनी एनर्जी चाहिए। हाँ और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो अमाउंट है, अमाउंट दैट कन्वर्ट्स one form, or you can say eclipsed to staggered, इसको बोला जाता है एनर्जी बैरियर। मतलब कितने का एनर्जी बैरियर है इनके बीच में, 12, इथेन के केस में 12 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक। तो स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है कि ज़्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। तो अभी हमने देखा था कि स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। पीछे में क्या देखना, एनर्जी बैरियर का मतलब इतनी एनर्जी अगर मिल गई तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। बैरियर का मतलब इतनी एनर्जी से डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आज बोला ना कि जैसे मान लो कि पर डे आपको क्या कर रहे हैं, 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, और कोई बच्चा मान लो पर डे 40 क्वेश्चन कर रहा है, तो उसके लिए जेई मतलब जेई क्लियर करने के लिए 20 क्वेश्चन बैरियर हो गया ना, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। जैसे किसी वॉल को आपको हाई जंप करके क्रॉस करना है, ठीक है, तो आप किसी का पैर इतना उठ रहा है, किसी का यहाँ तक उठ रहा है, किसी का मतलब उसका क्या जो भी है क्राइटेरिया उसके लिए कितनी स्ट्रेंथ है जाना है। इतनी बातें दिमाग में बैठ गई क्या सबके? ऑनलाइन में आज हेमांग है बस।
अच्छा तुम कर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रही है, मेरे तो नहीं हो रही, रोज पढ़ा रही हूँ। पकड़ो ये पेन। अरे तो अभी क्या, अभी समझ नहीं रही हो क्या? नहीं आ रहा है ना, बस मेरा टॉपिक क्यों देखना पड़ता है? अरे तो पुराना परमिशन मैंने छोड़ दिया ऐसे परमिशन के, मैं स्टीरियो जैसे स्टार्ट में एक्शन की सर तो कर देंगे, सर को जब उनको टाइम मिलता तो कर। जल्दी आपके लिए ही बन रहा है, हमारे लिए थोड़ी बन रहा है, इसलिए अगर जल्दी करवा दो, अभी छुट्टियां आ रही है इसलिए करना। और आप ही लोग देखते हो मेरे लेक्चर को, दुनिया देखती नहीं है। एक एक घंटे का लेक्चर कौन देखता है? आप ही हमारी दुनिया बोल देंगे सब। सर के क्या मैं पानी नहीं लाई थी क्या? ये वाली नहीं, मैं एक बोतल लाई थी। क्या सर के? क्या आने लग जाएंगे? इतने व्यू हो गए हैं क्या? हाँ मतलब कि सेट रहता है यूट्यूब का 4 घंटे अगर हो जाते हैं, वॉचिंग हो जाती है 4,000 घंटों की वॉचिंग हो जाती है, तो फिर वो आने लग जाता है। सब्सक्राइबर से फर्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइबर से फर्क नहीं पड़ता। बच्चे बताते हैं उसमें पता नहीं क्या होना चाहिए, हैशटैग करके कुछ डाला करिए, है ना, सब कुछ बच्चे बताते हैं। कुछ टाइम तक हो गया, मैं ये लाई थी क्या? पता नहीं, तो सर के फोन में पता चलेगा ना कितना हुआ। हाँ तो यूट्यूब स्टूडियो में पता चलेगा, स्टूडियो लॉगिन होना पड़ेगा। डॉलर मंगा रहे हो सामान से? हाँ वो स्टूडियो वगैरह और यूट्यूब स्टूडियो पे लॉगिन होगा, फिर अकाउंट चलेंगे उसमें सब होगा। सर को बता देना, मुझे तो इसका ABCD भी नहीं आता। मेरी बेटी बता रही थी कि मम्मा आप हैशटैग करके पता नहीं क्या क्या डाला करो तो आपके व्यू ज़्यादा आएंगे। मैं कर दूं, मैंने कहा नहीं तुम इसमें ना, ये आजकल छोटे बच्चों के तो आँख पे एकदम कीड़ा है उनके, उन लोगों को मोबाइल का कीड़ा है बिल्कुल। मेरे मोबाइल में क्या चीज़ें हैं मुझे नहीं पता है, उसको सब पता रहता है, क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है। अरे ये सेव हो गया, ये उस पे नहीं था, ये तो था, ये नहीं है, चेंज होगा। अब आपको बता देते हैं किसका, ये किसका पढ़ा हम लोगों ने, इथेन का। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ब्यूटेन का। दो आपके सिलेबस में हैं, हाँ ओपेन का भी देख सकते हैं, है ना, एनसीईआरटी में है 11th में, नहीं देखा आपने? यही तो बोलना चाह रही हूँ मैं कि एनसीईआरटी भी नहीं देख रहे हो तुम लोग, तैयारी कर रहे हो जेई की। अरे तो किसी ने देखा नहीं, वो कितना बड़ा क्राइम, हाँ वो है, सस्पेक्ट है। तो उनको मार्क्स ज्ञान मत बताया करो तुम उनको। मेरी क्लास में कौन ज्ञानी है? मैं हूँ, है ना, तुम उनको मत बताया करो। तो एनसीईआरटी में पता नहीं कि ये टॉपिक है और मार्क्स इनके आ गए पूरे। ब्यूटेन की बात कर लेते हैं अब हम लोग।
ठीक है, ब्यूटेन क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें रोटेशन किसके अराउंड होता है? रोटेशन देखा जाता है C2 एंड C3 के अराउंड। फ्री रोटेशन कहाँ पे देखेंगे? कहाँ पे देखने जा रहे हैं? C2 एंड C3 के अराउंड, ठीक है। तो C2 C3 के अराउंड देख रहे हो, तो कैसे देखें इसको? अगर बनाना है तो कैसे बनाएं? इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 ग्रुप लगने थे, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। अगर हम लोग बना लें सौहार्स का, तो कैसे बना सकते हैं? ऐसे। कैसे बनेगा? ऐसे। ये HH हो गया और यहाँ पे क्या लगा दिया? M, मिथाइल लगा दिया। क्या बन गया? ये कौन सा बन गया? पहली बात तो किसका है? और है कौन सा? इक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड है? इक्लिप्स्ड। एक के जस्ट पीछे दूसरा है, तो कौन सा हो गया? ठीक। अगर उससे बनाना है तो क्या बना दें? मिथाइल गोला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और जस्ट पीछे भी एक इक्लिप्स्ड बन गया। किसके अकॉर्डिंग? ठीक है, कुछ खास बात नहीं है। घुमाते हैं इसको, चलो घुमाओ। 60 एक को स्टडी कर देते, पहले वाले को रोक देते हैं, दूसरे वाले को घुमाते हैं। 60 पे घुमाएं, फिर 120 पे घुमाएं, फिर कितने पे घुमाएं? 180 पे घुमा लेते हैं। अभी घुमाया नहीं, अभी केवल बना रहे हैं, अब घुमाएंगे। ठीक है, 60 पे घुमा दे, 60 डिग्री पे घुमा दे। एक एमी तो ऐसे ही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक हाइड्रोजन ऐसे ही है ना? 60 पे घुमा ले। कौन हीरो बन रहा है तू? एक अभी मैं कोई वीडियो देख रही थी, उसमें नहीं, वीडियो नहीं देख रही थी। हाँ, ये क्या बन गया? स्टैगर्ड बन गया। वो भी कौन सा वाला है? कॉच। कौन सा फॉर्म बोलोगे? गॉच। ठीक है, अब 120 पे घुमा दो। 120 पे घुमाने का मतलब 60 और घुमा लो। क्या करो? 60 और घुमा लो। 60 और घुमा लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये तो ऐसे का ऐसे ही है। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो किसी को समझने में तो बोल देना। ये पहला वाला तो ऐसे ही था, दूसरे वाले को चेंज कर रहे हैं, तो अब ये जो मिथाइल है वो कहाँ पे आ जाएगा? इसके यहाँ पे आ जाए। पैर ऊपर करके बैठ। ये यहाँ पे आ जाएगा। अब एमी क्या कहते हो?
एक H कहाँ पे आ जाएगा अब, यहाँ पे, और ये वाला H कहाँ पे चला जाएगा। ओके है। अब देखो ये आपका कौन सा था, इक्लिप्स्ड था, ठीक। ये स्टैगर्ड था, लेकिन इस 60 डिग्री पे घुमाया तो गॉच फॉर्म बोल दिया। 0 to 60 के बीच में जितने होंगे, 0 to 60 के बीच में जितने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्यू। हाँ 0 और 60 को नहीं, 0 और से 60 के बीच का, बिटवीन। 0 बोले तो कुछ ही नहीं है ना। हाँ 60 के बाद और 60 कर रहा है, ये टोटल में 120, तभी तो ये हो गया। अब देखो इस ये भी इक्लिप्स्ड ही दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, पार्शियल। क्यों बोला, यहाँ पे जो है एक छोटा ग्रुप है और एक बड़ा ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, मिथाइल है, तो ओवरलैप नहीं करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे सुहानी को खड़ा कर दिया और वहाँ पीछे मुझे खड़ा कर दिया, तो मैं तो दिखनी हूँ, दिखूंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। सुहानी ऐसे और मैं ऐसे, दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो एक छोटू ग्रुप और एक बड़ा सा ग्रुप आ गया, तो बड़ा ग्रुप पीछे से दिख जाएगा। हाँ स्टैगर्ड नहीं बोलेंगे इसको, इक्लिप्स हो रहा है ना, इतना एंगल मिल गया कि जस्ट पीछे पहुंच गए, बट अलग अलग ग्रुप है तो साइजेस डिफरेंट है। अगर ये नहीं होता, ये चीज नहीं होती, एमी हाइड्रोजन होता, तो इथेन के केस में ऐसा पार्शियल इक्लिप्स बताया था मैंने, नहीं बताया था, क्योंकि वहां तो मिथाइल था ही नहीं, वहां तो सब हाइड्रोजन थे, बस घुमाना ही था हमने, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल इक्लिप्स का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें एमी सारे ग्रुप एक दूसरे के पीछे ही हैं, लेकिन एमी और एच आ गए, यहाँ पे एमी और एच आ गए, तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप, कंप्लीटली कवर अप नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप का साइज अलग अलग है, हाइड्रोजन और मिथाइल का। तो ये पार्शियल इक्लिप्स मिल गया, ठीक। और 60 घुमा दें, 180 हो गया टोटल में, ये टोटल एंगल है, पहले 60 घुमाया, फिर और 60 घुमाया, तो टोटल में 120, फिर अब और 60 घुमा लो, अब कितना घुमा रहे हैं, 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे का ऐसे ही है, ये मिथाइल था, ये H था और ये H था। अब ये कहाँ आ गया अपना, ये जो मिथाइल था वो कहाँ आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा, और H कहाँ चले जाएंगे, और उधर तक। मिथाइल आपका आ गया यहाँ पे, H कहाँ चला गया, यहाँ पे, एक H कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। अब देखो ये जो स्टैगर्ड फॉर्म है, इसको एक स्पेशल और नेम देते हैं, एंटी। क्या नाम देते हैं इसको, एंटी। 180 पे कौन सा मिल गया, ब्यूटेन के केस में एंटी फॉर्म। 60 को नहीं एंटी बोलेंगे, इसमें जो ये मिथाइल ग्रुप था, बल्कि ग्रुप था, ये क्या हो गया, जस्ट अपोजिट कंडीशन में, ठीक है, एंटी फॉर्म बन गया। क्लियर। और बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, अब फिर से बढ़ाओगे तो मिथाइल यहाँ आ गया था, फिर से आ जाएगा, तो फिर से तुम्हारे को क्या मिलेगा, पार्शियल इक्लिप्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर इधर आएगा, तो इस तरीके से ये एक दूसरे में क्या होंगे, एंगल बदलता जाएगा और एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो क्या क्या याद रखोगे कि आपको ब्यूटेन के केस में C2 और C3 के बीच में कन्फर्मेशन देखा गया है, फ्री रोटेशन होगा, 60 पे घुमाओगे तो स्टैगर्ड फॉर्म मिलेगा, जिसको गॉच फॉर्म बोलेंगे। दूसरा उसके बाद और 60 पे घुमा दिया, मतलब टोटल 120 पे, तो कितना कौन सा मिल गया, पार्शियल इक्लिप्स्ड मिल गया। फिर उसके बाद और 60 पे घुमा दिया, मतलब 180 पे घुमा दिया, तो क्या मिल गया हमको मिल गया एंटी फॉर्म मिल गया, जिसमें एक मिथाइल और दूसरे मिथाइल कैसे हो गए, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गए। अब बड़े बड़े ग्रुप बहुत दूर दूर हो गए इसमें, पहले मिथाइल ऐसे था, दूसरा मिथाइल ऐसे था,
फिर इधर आया, फिर जस्ट अपोजिट हो गया मिथाइल, बिल्कुल ऊपर नीचे हो गए, तो अब रिपल्शन कम हो जाएगा ना। तो टॉर्जनल स्ट्रेन की अगर बात करो तो टॉर्जनल स्ट्रेन सबसे कम किस में हो जाएगा, एंटी फॉर्म में, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, एंटी की। एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ब्यूटेन के केस में हम बोले कि स्टेबिलिटी किसकी होगी सबसे ज़्यादा, ब्यूटेन के केस में हम अगर बोले कि किस फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसको मिलेगी आपको, एंटी फॉर्म को। उसके बाद कौन सा होना चाहिए, 4 बता रहे हैं ना, एक एंटी बताया, एक पार्शियल इक्लिप्स्ड बताया, एक फुल्ली इक्लिप्स्ड बताया। 120 डिग्री रोटेशन। एंटी के बाद मिलती है गॉच को, देखा गया कि इसको, फिर उसके बाद मिलती है पार्शियल इक्लिप्स्ड को, सबसे कम स्टेबल, क्योंकि उसमें बिल्कुल मिथाइल मिथाइल बिल्कुल पास आ गए, किसको मिलेगी, फुल्ली इक्लिप्स्ड। पी क्या है, पार्शियल इक्लिप्स्ड, और एफ ई लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, फुल्ली इक्लिप्स्ड या इक्लिप्स्ड बोल दो, फुल्ली इक्लिप्स्ड कोई वर्ड नहीं है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो स्ट्रेन का ऑर्डर अगर बताना है तो जस्ट अपोजिट, टॉर्जनल स्ट्रेन बताना है तो जस्ट अपोजिट। स्ट्रेन अगर बताना है तो जस्ट अपोजिट कर दो, एंटी का सबसे कम, क्लियर होती है बात, पक्का, कोई पॉइंट रह गया, एनसीईआरटी कोई लाया, नहीं नहीं नहीं, आगे प्रोपेन का कैसे बनाओगे, C2C3 में C2 पे क्या लगाओगे, एक हो गया CH3 CH2 CH3, पूछे ये जाते हैं ना, ये है ना, यही तो है, तो कैसे बन जाएगा, एक पे Me लगा दो, ये 2, ये थर्ड कार्बन 2 3 के बीच में देख लेते हैं, एक पे Me लगा दिया ये वाला, और एक पे क्या लगा दें, HH लगा दें, दूसरे पे क्या हो गया, वही सिंपल इथेन वाला, घुमा घुमा के देखो कहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, एल्केन में देखा जाता है, साइक्लोहेक्सेन में भी देखा जाता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन अपने सिलेबस में नहीं है, उसमें हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, हो सकता है पुराने जो ईयर के पेपर होंगे उसमें होगा बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म। मैम चेयर फॉर्म के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं सुने। क्वेश्चन थे मैम, जो एक मैंने जैसा भेजा था उस टाइप के बिल्कुल नहीं सुने क्वेश्चन। हाँ, आपने कोई भेजा था ना, हाँ वो अभी नहीं करना है, आपने कोई बोट चेयर का कुछ भेजा था। ठीक है, ओके। अब ये जो ब्यूटेन में आपका एनर्जी बैरियर होता है वो कितने का होता है, ये होता है लगभग 19 किलो कैलोरी पर मोल का। ब्यूटेन में जो एनर्जी बैरियर होता है वो कितने का होता है, 19 किलो कैलोरी पर। कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं,
ट्रू आइसोमर्स नहीं बोले जाते हैं और इनका इस भाई क्या कहते हैं वो रोटेशन के अकॉर्डिंग ही एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। वैसे तो स्ट्रक्चर सेम ही होगा, है ना, स्ट्रक्चर सेम होगा, IUPAC नेम वगैरह भी क्या होगा, सेम होगा। रोटोमर्स बोलते हैं। एक और चीज थी इसमें, अच्छा ये देखो, स्टेबिलिटी में हमने बोला कि एंटी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर गॉच की है, फिर उसके बाद क्या है, पार्शियली एक्लिप्स्ड की है, फिर उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स्ड की है। तो एक पोटेंशियल एनर्जी और इसका कर्व आता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और डाईहेड्रल एंगल का कर्व आता है कि कितने पे क्या मिलेगा, और कुछ इस तरीके से बनता है। नहीं, इसको नेक्स्ट टर्न पे ही बताएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो गॉच, एंटी, इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आपका आज का टॉपिक हो गया है खत्म। नहीं, छुट्टी क्यों होगी, क्वेश्चन करेंगे।